प्रिय प्रतियोगी, मैत्री इंस्टीट्यूट की सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में पुनः आपका एक बार स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान की कक्षा में अध्याय 11 भारतीय न्यायपालिका, अध्याय 11 की दूसरी कक्षा में हम लोग बात कर रहे हैं और आज की कक्षा में हम लोग सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति के बारे में जानेंगे। इन बिंदुओं पर बात करना है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी न्यायाधीशों की नियुक्ति की संपूर्ण प्रक्रिया को आपको जानना है। तो इस क्रम में हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करने वाले हैं और इसमें बात करेंगे मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। तो अगले पृष्ठ से बात शुरू करते हैं। पहली बात है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। यानी अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अपॉइंटमेंट की बात करनी है। हम लोग बात जैसे हर क्लास में करते हैं, बिंदुवार बातें करेंगे। भारत के संविधान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की व्यवस्था है वो अनुच्छेद 124(2) में दिया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 124(2), संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार, अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। पहली बात। तो यहां एक बात आपने देखा कि मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, इन दोनों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। अब कैसे करता है इसके बारे में अनुच्छेद 124(2) में दिया हुआ है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति क्या करेगा? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से सलाह करेगा जिनसे सलाह लेना राष्ट्रपति को ठीक लगे या राष्ट्रपति उचित समझे। इस प्रकार से सलाह लेकर के सर्वोच्च न्यायालय के नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 124(2) में किया गया।
तो आइए इसको हम लोग नोट करते हैं कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के और उच्च न्यायालय क्या करेगा? राष्ट्रपति नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा, तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय ठीक है, ये दोनों न्यायालय नोट किया गया है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात उच्चतम न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात जिनसे परामर्श करना वह आवश्यक समझे, जिनसे परामर्श करना वह आवश्यक समझे। ठीक है, आवश्यक समझे उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। तो आपने देखा क्या कि राष्ट्रपति क्या करेगा? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करेगा जिनसे वो परामर्श करना आवश्यक समझे, और परामर्श के पश्चात उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा, मतलब कि प्रत्येक में मुख्य न्यायाधीश भी सम्मिलित है, अन्य न्यायाधीश भी सम्मिलित है, यानी सभी न्यायाधीशों की बात हो रही है। इसका मतलब यह हुआ कि संविधान में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जो व्यवस्था है वो अलग अलग नहीं है। जो व्यवस्था मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने की है वही व्यवस्था अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की है, मतलब पृथक कोई व्यवस्था नहीं है, एक ही व्यवस्था से सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की बात की गई। अब प्रश्न उठता है कि मुख्य न्यायाधीश की तब नियुक्ति कैसे होगी जब सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की एक ही व्यवस्था है। तो इस मामले में संविधान के लागू होने के पश्चात एक व्यवस्था अपनाई गई कि वरिष्ठतम न्यायाधीश को, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से वरिष्ठतम न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। राष्ट्रपति ऐसा करता है। तो एक प्रथा चल निकली कि चलिए वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश बनाएंगे, और ऐसा 1973 तक होता रहा। अब 1973 में ऐसा क्या हो गया? 1973 तक चलता रहा। बीच में एक गड़बड़ी मात्र हुई। न्यायमूर्ति जफर इमाम साहब, जिनको लकवा मार गया था, तो उनके जगह पर पीवी गजेंद्र गड़कर को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। तो यह तो
एक चिकित्सीय समस्या थी। लेकिन 1973 में क्या हुआ, सर्वोच्च न्यायालय में एमएम सिकरी जब मुख्य न्यायाधीश थे 1973 में, और उनकी अध्यक्षता में भारत का सबसे महत्वपूर्ण विषय जो है 1973 केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती का मामला, जिसमें 13 जजों की, 13 न्यायमूर्ति लोगों की पीठ बैठी और इसी केशवानंद भारती मामले में संविधान के मूल ढांचे की संकल्पना निकल करके आई थी। केशवानंद भारती मामले के निर्णय आने के कुछ ही घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 3 न्यायाधीशों की वरिष्ठता का उल्लंघन करके कर दिया गया। 3 न्यायाधीश जो थे, न्यायमूर्ति जेएस सेलट, न्यायमूर्ति केएस हेगड़े और न्यायमूर्ति एएन ग्रोवर, इन 3 लोगों की वरिष्ठता का उल्लंघन करते हुए चौथे नंबर के न्यायाधीश, जिनका नाम था अजीत नाथ रे, एएन रे साहब को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। तीनों न्यायाधीशों ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। 1973 की यह घटना, सरकार ने अपने पक्ष में तर्क दिया कि 1956 में विधि आयोग ने एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें कहा था विधि आयोग ने कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश की नियुक्ति करते वक्त केवल वरिष्ठता का ध्यान नहीं बल्कि योग्यता, मेरिट का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। और इस विधि आयोग की इस रिपोर्ट के आधार पर, इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए सरकार के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीशों की वरिष्ठता के क्रम को तोड़ते हुए मुख्य न्यायाधीश बनाया गया अजीत नाथ रे को। ऐसी ही घटना बाद में 1977 में भी घटी थी, जब न्यायमूर्ति AR खन्ना की वरिष्ठता का उल्लंघन करते हुए MH वेग को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। तो भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में वरिष्ठता क्रम के उल्लंघन का बस इतना ही मामला है। अन्यथा हमेशा से वरिष्ठतम न्यायाधीश की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के रूप में करने की प्रथा जो विकसित हुई वो चलती आ रही। तो हम लोगों ने इस बात की चर्चा यहां की, ये घटना हमने नोट नहीं किया, इस पर चर्चा कर दिया कि 1973 और 1977 में यह घटना हो चुकी है जब वरिष्ठता का उल्लंघन किया गया। और इसके बाद 1993 में एक संविधान पीठ बैठी और संविधान पीठ ने, सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की पीठ ने सहमति से सर्वसम्मत निर्णय दिया कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में वरिष्ठता का ध्यान रखें, या वरिष्ठतम न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी मुख्य न्यायाधीश के नियुक्ति के रूप में। तो आइए हम लोग ये वाले केस की बात करें, जिस केस में ये डिसीजन आया। ये डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ 1993। एक केस था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड
सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ, एसोसिएशन बनाम भारत संघ 1993। ये आया 1993। इस वाद में क्या मामला आया, क्या निर्णय आया? उच्चतम न्यायालय ने बहुमत से यह निर्णय दिया, उच्चतम न्यायालय ने बहुमत से यह निर्णय दिया। क्या निर्णय दिया? बहुमत से यह निर्णय दिया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर किसकी नियुक्ति होगी? वरिष्ठतम न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। के पद पर उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की ही नियुक्ति की जाएगी। उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की ही नियुक्ति की जाएगी, की ही नियुक्ति की जाएगी। तो इस तरह से ये निर्णय आपको ध्यान में रखना है कि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ 1993, इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने बहुमत से निर्णय दिया। क्या निर्णय दिया? कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी, अन्य की नहीं। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात अमल में आई। अब बात करेंगे हम लोग अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो आइए अगले पृष्ठ पर चलते हैं। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात हुई, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी? तो इसके बारे में तो अनुच्छेद 124(2) में पहले ही आपने नोट किया है कि मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोई अलग अलग प्रक्रिया नहीं है। और इस मामले में आपने मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में पढ़ा। अब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति यह है कि उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करता है। उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति कैसे करेगा? कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करेगा। तो ये नोट करेंगे कि उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति
राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करेगा। मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करेगा। तो कैसे करता है? मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करता है। सुप्रीम कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स एंड रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ 1993 का जो मामला था, जिसमें मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के प्रावधान को सर्वोच्च न्यायालय ने दिया बहुमत से, उसी में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के न्यायाधीश की राय से की जा सकती है, अन्यथा नहीं। यह बात क्लियर की गई। तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश की नियुक्ति, अब एक और बात, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति कैसे करेगा? नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय से राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय से की जा सकती है। ये बात स्पष्ट हुई। अन्यथा नहीं, की जा सकती है, अन्यथा नहीं, इस बात को इसमें जोड़ दिया जाए, की जा सकती है, अन्यथा नहीं। ये बात यहां पूरी होती। अब मुख्य न्यायाधीश की राय, यहां बड़ा महत्वपूर्ण ये शब्द है, मुख्य न्यायाधीश की राय। यहां भी एक बात जोड़ी गई कि मुख्य न्यायाधीश की राय कहां से आएगी। इन मुख्य न्यायाधीश किस प्रकार राय देगा? तो मुख्य न्यायाधीश क्या करेंगे? दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के साथ परामर्श करके राय देगा। दो वरिष्ठतम मुख्य न्यायाधीश, यहां मुख्य न्यायाधीश, इस बात को जोड़ेंगे कि मुख्य न्यायाधीश दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करके अपनी राय देगा। तो राय की भी एक प्रक्रिया है, राय देने की भी एक प्रक्रिया है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश किस प्रकार राय देगा राष्ट्रपति को न्यायाधीशों की नियुक्ति में। तो राय की प्रक्रिया यह है कि दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करके राय देगा। दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करके। अब यहां एक प्रश्न आया कि क्या इस राय को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है?
इस विषय पर राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय से पुनः राय मांगी और सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय दिया, जो निर्णय दिया वो ये कि राय की प्रक्रिया का पालन किए बिना अगर राय दिया गया है तो राष्ट्रपति राय मानने के लिए बाध्य नहीं। ये बात की गई और यहां एक और बात जोड़ी गई जिसे यहां सम्मिलित करना जरूरी है। बात यह जोड़ी गई कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करना होगा, से अपनी परामर्श करके ही अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को भेजनी होगी। यानी 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की एक कॉलेजियम, 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की एक कॉलेजियम, एक समूह, उनसे परामर्श करके सिफारिश राष्ट्रपति को भेजेगा नियुक्ति के। और यहीं से कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत, न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत। तो इस तरह से इस बात को हम लोग यहां नोट करते हैं कि 1993 में ही ये बात आई कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये अगले पेज पर चलते हैं। इसमें करते हैं परामर्श प्रक्रिया पर। हम बात को थोड़े में यहां करना चाहते हैं। परामर्श प्रक्रिया पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय, हम सीधे सीधे इस पर आ जाते हैं। परामर्श प्रक्रिया पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय क्या है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में क्या होगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश को मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश को क्या करना होगा? उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह को उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह, यही समूह क्या है? कॉलेजियम। मतलब कॉलेजियम ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस। यहां क्या है? कॉलेजियम ऑफ, किस चीज के लिए? कॉलेजियम ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस, 4 सीनियर मोस्ट जजेज। तो कॉलेजियम
ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेज, ये कॉलेजियम समूह से परामर्श करके ही अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को भेजनी चाहिए। से परामर्श करके ही अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को भेजनी चाहिए। या भेजी राष्ट्रपति को भेजनी चाहिए। तो इस तरह से जो व्यवस्था निकल करके आई वो कॉलेजियम व्यवस्था के रूप में आई। यहां इस बात को हम लोग स्पष्ट करना चाहेंगे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में जो परामर्श प्रक्रिया है उस पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो क्या करेंगे, तो उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का समूह यानी कॉलेजियम ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस से परामर्श करके ही अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को देनी चाहिए। तो यह बात कॉलेजियम की व्यवस्था 1993 से निकल करके आई, 1993 से। तो बात हुई है अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात हुई। अब बात करते हैं हम लोग कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। चलिए बात करते हैं कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की मतलब जो एक्टिंग चीफ जस्टिस, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, अपॉइंटमेंट ऑफ को थोड़ा सा अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात हो रही है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जो व्यवस्था है वो अनुच्छेद 126 में दी गई है। तो संविधान अनुच्छेद 126 के अनुसार, अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के नियुक्ति की व्यवस्था दी गई। तो अनुच्छेद 126 के अनुसार कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद 126 के अनुसार। ये थोड़ा सा अजीब लगेगा। नियुक्ति का प्रावधान है, पहली बात। तो 126 में चलें, कब होगा, जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त। प्रावधान है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, किसी कारण से रिक्त हो,
मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ हो, तो मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो। और क्या होगा, या मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थिति या मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से मुख्य न्यायाधीश कार्य करने में अक्षम हो, तभी तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी। भाई, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कब होगी? जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, या मुख्य न्यायाधीश किसी अन्य कारण से मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर कार्य न कर पा रहा हो, कार्य करने में सक्षम न हो, तो ऐसी दशा में मुख्य न्यायाधीश की जगह पर राष्ट्रपति कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। अक्षम हो तो राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। की नियुक्ति कर सकता है। इसको थोड़ा सा सही कर लिया जाए कि नियुक्ति कर सकता है। तो हमने देखा, और इस संबंध में राष्ट्रपति किसी से परामर्श भी नहीं लेता। एक और बात क्या है, इस संबंध में राष्ट्रपति किसी से परामर्श नहीं लेगा। तो ये भी बात क्लियर हुई कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अगर करनी है तो राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जगह खाली होने पर, पद खाली होने पर, या किसी कारण से मुख्य न्यायाधीश अपने कार्य का निर्वहन नहीं कर पा रहा है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा, और इसके लिए अब उसे किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं हो। तो ये बात हुई कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, अनुच्छेद 126। अब बात करेंगे हम लोग तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। तो अगली बात करेंगे हम लोग तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। तदर्थ एडहॉक अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जस्टिस, अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जस्टिस। किसका? अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक
जस्टिस, अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जस्टिस, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति क्यों होगी, कब होगी, किस कारण से होगी, कौन करेगा? तो अनुच्छेद 127 के अनुसार उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो पहली बात, अनुच्छेद 127 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो आपने देखा कि तदर्थ न्यायाधीश एडहॉक जस्टिस की नियुक्ति किस प्रकार हो रही है। तो अनुच्छेद 127 के अंतर्गत, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 127 के अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से करेगा। भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। तो आपने देखा कि तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन कर रहा है, मुख्य न्यायाधीश कर रहे हैं राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से। ये बात अनुच्छेद 127 के अंतर्गत हम लोगों ने देखी। कब होगा, क्यों होगा तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति, अगले बिंदु में देखेंगे कि तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति तब की जाती है जब उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू करने के लिए या चालू रखने के लिए जरूरी कोरम ना हो, गणपूर्ति की कमी हो, कोरम का अभाव हो। कोरम को पूरा करने के लिए, गणपूर्ति को पूरा करने के लिए तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था की गई अनुच्छेद 127 के अंतर्गत। तो हम लोग अगले बिंदु में इस बात को मेंशन करेंगे कि तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति तब की जाती है, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति तब की जाती है जब कोरम का अभाव, जब उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने, जब उच्चतम न्यायालय के सत्र मतलब सेशन को आयोजित करने या जारी रखने के लिए गणपूर्ति के लिए कोरम न होने पर लिए गणपूर्ति कोरम, ठीक है, ये कोरम न होने पर, ठीक है, कब करेंगे,
कोरम न होने पर न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है। न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है। तो देखा गया कि एक समय ऐसा आता है कि न्यायाधीशों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सेशन को, सत्र को आयोजित करने के लिए या सत्र को जारी रखने के लिए न्यायाधीशों की कमी पड़ जाए, कोलम पूरा न हो पाए, गणपूर्ति पूरी न हो पाए, ऐसी दशा में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। एक महत्वपूर्ण बिंदु और जानेंगे, परीक्षा में पूछा भी गया है कि तदर्थ, सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया या नियुक्ति का प्रावधान कहां के संविधान से लिया गया है? जवाब है फ्रांस का संविधान। तो इस बिंदु को हम लोग यहां मेंशन करेंगे कि तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान फ्रांस के संविधान से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। तो ये महत्वपूर्ण बात कि तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान कहां से है? तो फ्रांस के संविधान से इसे लिया गया है। और एक महत्वपूर्ण बात और कि तदर्थ न्यायाधीश केवल सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किए जाते हैं, उच्च न्यायालय में नहीं। एक और महत्वपूर्ण बात, अगले पृष्ठ पर चलते हैं। तदर्थ न्यायाधीश केवल उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किए जाते हैं, उच्च न्यायालय में नहीं। उच्च न्यायालय में नहीं। तो एक और बात हम लोग करेंगे, अनुच्छेद 128 में उसकी चर्चा की गई है कि ऐसे जजेस की नियुक्ति करना है जब संविधान में व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 128 के अंतर्गत कि अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों को भी उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो इसके लिए बात करेंगे अनुच्छेद 128 के अनुसार अगले बिंदु में। अनुच्छेद 128 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश को यह शक्ति है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को यह शक्ति है कि क्या शक्ति है? अधिकार है कि आवश्यकता पड़ने पर वो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से कि आवश्यकता पड़ने पर वह राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से क्या कर सकता है? पूर्व स्वीकृति से उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश से भी
उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय से अवकाश प्राप्त किसी न्यायाधीश से भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने से भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और केवल बैठने ही नहीं, कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। तो ये हुआ न्यायाधीश अनुरोध पर सहमत या असहमत हो सकता है। मतलब आपने देखा कि अनुच्छेद 128 के अंतर्गत हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से फिर से सुप्रीम कोर्ट में सेवा देने, न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए निवेदन किया जा सकता है, रिक्वेस्ट किया जा सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों, विभिन्न प्रकार के न्यायाधीशों, मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की क्या व्यवस्था है। आइए इसे दोबारा से हम लोग एक बार जल्दी से देखें और आज की कक्षा को समाप्त करें। बात होनी थी आज की कक्षा में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की बात होनी थी। और ये बात हम लोगों ने स्टार्ट की और इसकी शुरुआत हुई मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करते हुए। बात शुरू होनी है अनुच्छेद 124(2) से। अनुच्छेद 124(2) जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यह प्रावधान अनुच्छेद 124(2) में किया। राष्ट्रपति कैसे करता है? तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात, जिनसे वो परामर्श करना आवश्यक समझे, ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति करता है? प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। जब बात होगी प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति की, मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है। संविधान में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं। आगे चलते हैं तो देखने को मिलता है एक केस 1993 का केस है। सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ का केस। और इस केस में, इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने बहुमत से निर्णय दिया और निर्णय ये दिया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर जो है उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। इस प्रक्रिया में इसमें जो है ये आदेश आए। इसके साथ अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति
और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, दोनों न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है। अनुच्छेद 124(2) अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, अन्य न्यायाधीशों में यही है कि उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति कैसे करेगा, तो मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करेगा। कैसे करेगा? मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करेगा। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय से की जाती है, ये ध्यान रखें। हमें यह जानना है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय क्या है, ये कैसे राय वाला मामला हल होता है। तो मुख्य न्यायाधीश 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करके अपनी राय देगा। ये बात मेंशन हुई कि 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करके अपनी राय देगा। राय की प्रक्रिया में और भी बात कि परामर्श प्रक्रिया पर उच्चतम न्यायालय का एक निर्णय आया और उस निर्णय में 1993 में ही उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह, जिसे कॉलेजियम कहा गया है, कॉलेजियम ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस, इसे लोकप्रिय नाम कॉलेजियम, उससे परामर्श करके ही अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को भेजी। तो कॉलेजियम की व्यवस्था 1993 में भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के मामले में ये बात सामने आई। सुप्रीम कोर्ट का ही एक निर्णय आया। इस प्रकार जजेस की नियुक्ति का प्रावधान हुआ। आगे बात करना है हमें कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश यानी अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 126 में दिया गया। अनुच्छेद 126 के अनुसार कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान कहां से है? अनुच्छेद 126 के अनुसार। अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कब होगी, क्यों होगी? तो जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति हो या किसी अन्य कारण से मुख्य न्यायाधीश कार्य करने में अक्षम हो, तब क्या होगा? तब राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। और इस संबंध में राष्ट्रपति को किसी से परामर्श भी नहीं करना। आप जानते हैं कि जजेस की नियुक्ति में राष्ट्रपति को परामर्श की प्रक्रिया का पालन करना है, लेकिन कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति को सलाह की प्रक्रिया का पालन नहीं करना है, किसी से सलाह भी नहीं लेनी। आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, एडहॉक जस्टिस। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जस्टिस, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 127 में की गई है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किसमें किया गया है? अनुच्छेद 127 के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात की गई है। भारत का मुख्य न्यायाधीश ही इस नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से। राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। क्यों करेगा, कब करेगा? तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति तब की जाती है जब उच्चतम न्यायालय के सत्र को, सेशन को आयोजित करने के लिए या जारी रखने के लिए जरूरी गणपूर्ति यानी कोरम ना हो। यानी उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की गणपूर्ति पूरी ना हो, अर्थात जरूरी संख्या उपलब्ध ना हो, तो ऐसी दशा में मुख्य न्यायाधीश क्या करेगा? राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से
तदर्थ न्यायाधीश एडहॉक जस्टिस की नियुक्ति करेगा। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्राविधान फ्रांस के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात, और कि तदर्थ न्यायाधीश केवल और केवल, ध्यान रहे, उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किए जाते हैं, उच्च न्यायालय में नहीं। तदर्थ न्यायाधीश केवल और केवल उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किए जाते हैं। अनुच्छेद 128 पर आए, और अनुच्छेद 128 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक और शक्ति दी गई। भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक और शक्ति यह है कि जरूरत पड़ने पर, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कमी है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कमी है, काम नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश क्या कर सकता है? अवकाश प्राप्त, किसी उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर कार्य करने के लिए निवेदन कर सकता है, अनुरोध कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है। मतलब कि सेवानिवृत्त जज को भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से जज बना सकते हैं, न्यायमूर्ति नियुक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था और प्रावधान। आज की कक्षा में इतना ही, शेष अगली कक्षा में। धन्यवाद।